नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हमने जो पीछे पढ़ा था ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। तो दोस्तों, कुछ दिनों से आपकी क्लासेज नहीं हो पाई थी, कुछ पारिवारिक और अपरिहार्य कारणों के कारण मैं आपकी क्लासेज को नहीं ले पाया था। अब एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और निरंतर अपने आगे जो है क्लासेज चलती रहेगी और बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे। अब अपने कोशिश ये करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेज को भी बढ़ा दिया जाए एंड लेंथ ऑफ क्लासेस को भी अपने बढ़ा दें, यानी क्लासेस का जो टाइम है वो भी थोड़ा सा लंबा करें, और साथ ही साथ जो क्लासेस की संख्या है उसे में भी अपने बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट को भी अपने शुरू करने जा रहे हैं। आज या कल में अपने उसको भी शुरू कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो चलिएगा फिर से अपने शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिलेबस चल रहा था, और हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो था पेपर फर्स्ट का, जिसमें हमने ये टॉपिक पूरा डिस्कस कर लिया था और ये भी हमने कर लिया था। तीसरे टॉपिक पे अपने चल रहे थे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इसको हमने शुरू किया था, इसका एक पार्ट हो चुका था। सेकंड पार्ट है आज, जिसके अंदर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, PDF, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है राकेश सर अतुल्य आर्यस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलते रहेंगी और भी बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। लेक्चर अपने यहाँ पर देखते हैं और सारी क्लासेज आपकी यहाँ YouTube पर भी अवेलेबल है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारा कोर्स जो है करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, और ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं 1854 का वुड का घोषणा पत्र। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वुड डिस्पेच पत्र जो है वो कब आया था, कब लाया गया था, या कब इसकी घोषणा की गई थी। तो 1854। अब जो भी योजनाएं आएंगी और या जो भी घोषणा पत्र होंगे, आयोग बनेंगे, उनके अंदर एक चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि कब आया, दूसरा कि उसमें क्या था, क्या का मतलब उसमें कौन से सुझाव दिए गए थे, कौन से प्रावधान उसके अंतर्गत थे, और उन प्रावधानों पर क्या एक्शन लिया गया। ये चीज़ें हमें यहाँ पर याद करनी होती है। तो वुड का घोषणा पत्र, पहली बात तो आपको यही याद रखना है, 1854 का है। इसे अपने वुड डिस्पेच के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान हैं चार्ल्स वुड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे अपने वुड का डिस्पेच कहते हैं। अब देखिएगा, वुड का डिस्पेच क्या है, एक व्यापक योजना है। किस पर आधारित है, शिक्षा पर आधारित है। कब की गई, 19 जुलाई 1854 को। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे कौन, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। वापस सुनिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे चार्ल्स वुड। उन्होंने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, और उनके द्वारा जो शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की गई उसे ही अपने वुड का डिस्पेच या फिर घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए, पूछ लेता है कुल अनुच्छेद कितने थे, तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या थी, अनुच्छेदों की संख्या थी 100 अनुच्छेद थे इसके अंतर्गत। और इन 100 अनुच्छेदों में क्या था, तो इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि क्यों पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का माध्यम क्या रहेगा, शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, और पीछे से जो चल रहा है शिक्षण व्यवस्था है उसमें किन सुधारों पर बात की जाएगी। तो वुड का डिस्पेच पत्र जो है, वुड डिस्पेच है, वो कब आया, 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड लेकर के आए थे, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान हुआ करते थे। इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों के अंदर शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों पर बात की गई थी।
इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 1854 का वुड डिस्पेच पत्र या वुड का घोषणा पत्र। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा 1854 का वुड का घोषणा पत्र। इसमें जो सबसे पहली बात की थी, अगर आपसे पूछा जाए कि वुड का डिस्पेच पत्र के अंदर शिक्षा का उद्देश्य क्या था, क्योंकि हमने यहाँ देखा है, ये देखिएगा कि शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात की गई थी। तो उद्देश्य क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो जो 1854 में वुड का डिस्पेच पत्र आया, जिसे हम शिक्षा का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसमें पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना ही सरकार का उद्देश्य था। और माध्यम कौन सा, अंग्रेजी माध्यम था। किस माध्यम पे बल दिया गया, अंग्रेजी माध्यम पर दिया गया। लेकिन ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम में प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गई दोस्तों, ऐसी बात उसके अंतर्गत कही गई। तो देखिएगा क्या क्या प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कि कौन लेके आया, चार्ल्स वुड लेके आया। चार्ल्स वुड कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, प्रधान था। कब लाया, 19 जुलाई 1854 को लाया। और इसमें क्या था, भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना थी। कुल अनुच्छेद कितने थे, 100 थे। इसमें उद्देश्य, माध्यम और सुधारों पर बात की गई। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था पाश्चात्य शिक्षा पर बल देना। और माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम कौन सा होगा, अंग्रेजी होगा। कौन सा माध्यम होगा, अंग्रेजी। लेकिन कौन सी उच्च शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम होगा। लेकिन अगर ग्राम स्तर पे बात करें तो फिर कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा, देसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। इस वुड डिस्पेच को अपने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान था कि जिलों में हाई स्कूल स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले जाएं। हाई स्कूल के लेवल पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रावधान किसमें था, तो बड़े अच्छे से इसको पढ़ करके जाना है। आरपीएससी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछती है ना। मतलब आपका पूरा पढ़ा हुआ है या नहीं, हम सारा पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, इस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर एक एक विश्वविद्यालय के खोलने की बात की गई, स्थापना की बात की गई। और ये जो विश्वविद्यालय होंगे वो किस मॉडल पर आधारित होंगे, लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित होंगे। कहाँ कहाँ पर खोलने की बात थी, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और मद्रास, इनके अंदर एक एक विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी। और कौन सी तर्ज पर, कौन से मॉडल पर, लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर जो है यहाँ पर खोलने की बात की गई थी। इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने का भी अधिकार था और इन्हें उपाधि देने का भी अधिकार था दोस्तों। इतने अधिकार इनको दिए गए, यानी यही एग्जाम लेंगे और यही उपाधि देंगे। और विश्वविद्यालय की तरह इसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और विधि सदस्यों की भी व्यवस्था यहाँ पर है की गई थी। यानी एक प्रकार से आधुनिक यूनिवर्सिटी आप जैसे देखते हैं वैसी ही चीज़ें सारी आपको मिल रही है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती है, देखिएगा, परीक्षा लेती है, डिग्री आपको देती है। जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, ये आपको क्या करती है, आपकी परीक्षा जयपुर यूनिवर्सिटी से होती है। जैसे आपने बीएड की होगी ना, आपको डिग्री वहीं से मिलती है। उसका कोई कुलपति होता है, उपकुलपति होता है, तो ये सारी व्यवस्था उसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही वुड डिस्पेच पत्र आता है तो अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या हो गया, समाप्त हो गया। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या था कि जो एलाइट वर्ग है यानी उच्च वर्ग जो है आप उसको पढ़ा दीजिएगा। शिक्षा किसको देनी चाहिए, उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिएगा, तो उनसे छन छन करके जो नीचे अपने आप बाकी जो सामान्य जनता है वो शिक्षित हो जाएगी। ऐसा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का मानना था, जिसे अपने फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो इसे अपने फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा करते हैं। तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है जब आपसे पूछा जाए कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कब समाप्त हो गया या कैसे समाप्त हुआ, तो वुड डिस्पेच के प्रभाव में आने से। और यहाँ पर प्रश्न आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, इनमें कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो वहाँ पर ये 4 बातें इनमें से डाल देगा, या तो इनमें से एक गलत होगी या फिर और टिपिकल बनाने के लिए इनमें से केवल एक गलत है, 2 गलत है, 1, 2, 3 सही है। इस प्रकार से भी बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं।
1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। देखो 1854 के बाद में 55 आया और 55 के अंदर जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 1854। किसके अंतर्गत अपने मानेंगे? 1854 के वुड स्पेस के अंतर्गत हम इसे मानते हैं। तो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855 के अंदर होती है। तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय जिनकी अपने बात की थी 1857 की क्रांति के समय अस्तित्व में आ गए थे। 1854 में कौन था? डिस्पेस था। 1855 के अंदर क्या हुआ? लोक शिक्षा विभाग आया। 1857 में ये जिन कॉलेजेस की हमने यहाँ बात की थी, यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, वो 1857 के अंतर्गत अस्तित्व में आ जाती है। तो ये हमारा वुड का डिस्पेस पत्र था जिसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट आयोग जो हमारे सामने आता है वो है हंटर शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग प्यारे दोस्तों? हंटर शिक्षा आयोग। और इसका पूरा नाम क्या है देखिएगा, WW हंटर। तो WW हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया यह शिक्षा आयोग प्राथमिक और जिला स्तर की शिक्षा से संबंधित था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर कभी टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो यहाँ से पूछ लेता है। तो हंटर आयोग था वो किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा और जिला स्तर की शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग किससे? प्राइमरी एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एजुकेशन है उससे संबंधित था। इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? रिपन था। अगर आपसे पूछा जाए हंटर आयोग के अंदर कितने सदस्य थे, इस आयोग में सदस्य कितने थे, तो इस आयोग के अंतर्गत 8 सदस्य थे मेरे प्यारे दोस्तों। कितने थे? 8 सदस्य। अब इसने जो सुझाव दिए उनकी अपने बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाए। तो देखिएगा ये तो था ही प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, और इसने कहा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार की बात की और ये कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की भाषा हो वो कौन सी हो? प्राइमरी के अंदर जो पढ़ाया जाए वो किस में पढ़ाया जाए? वो मातृभाषा के अंतर्गत हमें पढ़ाना है। तो मातृभाषा के माध्यम की यहाँ पर बात की गई। जिला स्तर और हाई स्तर पर, हाई स्कूल के स्तर पर शिक्षा में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई। यानी जिला स्तर और हाई स्तर पर जो है 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हों, एक तो व्यावसायिक शिक्षा की और एक साहित्यिक शिक्षा की। यानी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी है और साहित्यिक शिक्षा भी दी जानी है। तो प्राइमरी लेवल पर एक बात आपको याद रखनी है, मातृभाषा की बात। जिला स्तर और हाई स्कूल की अगर अपने बात करें तो 2 प्रकार की, यानी व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा, दोनों की बात यहाँ पर की गई थी। साहित्य शिक्षा के आधार पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश देना होगा। देखिएगा क्या क्या बात की गई। प्राइमरी में तो हमने क्या कहा? मातृभाषा की बात की, यानी किस भाषा में? मातृभाषा में। अगर हाई लेवल की बात करें तो 2 भागों में हमने इसमें बांट दिया, 2 प्रकार का। एक तो व्यावसायिक शिक्षा, यानी आप किसी व्यवसाय की शिक्षा लें, और दूसरा था साहित्यिक। अब जो साहित्यिक में जाएगा तो इस साहित्य के आधार पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए, न कि व्यवसायिक के आधार पर। ये इसमें कहा गया। शिक्षा में निजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के अंतर्गत देखिएगा जो प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, स्कूल ही मान लीजिएगा इसको समझने के लिए, तो निजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इसमें प्रावधान था। सुझाव थे इसके, हंटर आयोग के ये सारे सुझाव थे। हंटर शिक्षा आयोग की सिफारिश के बाद माध्यमिक व कॉलेज स्तर पर शिक्षा में विस्तार हुआ। इनको लागू किया गया, काफ़ी चीज़ें इसमें से हुई, और माध्यमिक और कॉलेज लेवल पर शिक्षा के अंतर्गत इसमें विस्तार हो गया। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। ये क्वेश्चन बड़ा है, वैसे तो डीपली है लेकिन अब सामने है तो याद कर लीजिएगा। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर आता है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 का है ये, 1904। सबसे पहली बात आपको याद यही रखनी है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब का है? 1904 का है। अब देखिएगा जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना तो उसने मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसकी आलोचना की थी, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि किसने जो मैकाले की शिक्षा नीति उसकी आलोचना की थी?
तो कर्जन के द्वारा जो है मैकाले की शिक्षा की आलोचना की गई थी। उसने कहा था कि मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो देशी भाषाओं के देखिए विरुद्ध है। वैसे भी हम जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जनक अपने मैकाले को मानते हैं, तो देशी भाषाओं के तो विरुद्ध ही होगा। अब ये जब इसका विरोध कर रहा है तो मतलब ये देशी भाषाओं के क्या होना चाहिए, पक्ष में होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कह ही ये रहा है कि मैकाले की नीति जो है वो देशी भाषाओं के विरुद्ध है। तो ये ठीक बात नहीं है, हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। किसके लिए? देशी भाषाओं के लिए प्रयास करने चाहिए। अब देखिएगा सितंबर 1901 की अगर हम बात करें तो कर्जन के द्वारा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 1901 में। 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखिएगा टॉमस रेले। ये क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। 1902 में टॉमस रेले आया, टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। अब ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें 2 भारतीय भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब का है? 1904 का है। कर्जन ने मैकाले शिक्षा नीति का विरोध किया था। 1901 के अंदर शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी टॉमस रेले की अध्यक्षता में। ये जो आयोग है विश्वविद्यालय आयोग, इसके अंतर्गत 2 भारतीय व्यक्ति भी थे इसमें, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं और देखें कि टॉमस रेले क्या कहते हैं। तो टॉमस रेले की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता और इसके द्वारा जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। ये देखिए विश्वविद्यालय अधिनियम है तो किससे संबंधित होगा? उच्च शिक्षा से और विश्वविद्यालय में सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित हो गया? विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा जो है उसमें सुधार से ये संबंधित था। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालयों में अध्ययन को बढ़ाया जाए और जो रिसर्चेज है, शोध कार्य है, उनको भी बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालय के अधीन अधिछात्रों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी स्टूडेंट कितने होंगे? 50 से 100 के बीच में हमें रखने हैं। यानी 50 से कम नहीं होंगे और 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। अधिछात्र सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो 6 वर्ष के लिए की जाएगी। अधिछात्र जो हैं वो सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो 6 वर्ष के लिए की जाएगी। ओके, इसके बाद में देखिएगा दोस्तों सीनेट की बात करें। सीनेट द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर सरकार को वीटो का अधिकार होना चाहिए। सीनेट जो भी प्रस्ताव सुझाए उसके ऊपर सरकार को वीटो का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट 50 से 100 और जो मनोनीत हो उनकी नियुक्ति कितने 6 वर्ष के लिए होनी चाहिए। वायसराय विश्वविद्यालयों की सीमाएं निश्चित कर सकेगा। इस आयोग के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कर्जन भारत में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना पर नियंत्रण रखना चाहता था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का विरोध क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इसके द्वारा कर्जन जो भारत में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहता था। ये नंबर 1 बात है। विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि उद्देश्य क्या था। एक तो ये था कि राष्ट्रवादी नेता जो थे उन्होंने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यही आयोग का उद्देश्य था। वो चाहता था कर्जन की जो राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जाए और विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से शिक्षा पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी जो नेता थे इस समय निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिए जाने की मांग कर रहे थे। अब आपसे पूछा जाए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की, कौन से प्राथमिक शिक्षा की बात कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे।
21 फरवरी 1913, याद रखिएगा डेट को, 21 फरवरी 1913 की शिक्षा नीति के सरकारी प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। अब आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक प्रांत में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तो उन्हें जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की बात की थी, हमने कहा कि हर प्रांत के अंदर एक विश्वविद्यालय खोला जाए, ऐसा प्रस्ताव किस नीति में था? तो 1913, 21 फरवरी की 21 फरवरी 1913 की जो शिक्षा नीति थी, उसका जो सरकारी प्रस्ताव था, उसमें हर प्रांत में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी दोस्तों। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक तो कर्जन का उद्देश्य था कि वो राष्ट्रवादी भावना पर नियंत्रित करे, दूसरा 5 लाख रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति दी गई, और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई थी 1913 की शिक्षा नीति के सरकारी प्रस्ताव में। इसके बाद में दोस्तों आता है सैडलर आयोग। 1917 की बात करते हैं। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। पहला क्वेश्चन कि इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। तो उसमें कुछ नई बातें भी निकल करके सामने आई। इस आयोग में 2 भारतीय थे, कौन कौन से? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय थे जो सैडलर आयोग में थे। सैडलर आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए 1917 में। सैडलर आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए। अब देखिएगा इसका गठन क्यों किया गया था? विश्वविद्यालय कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए, लेकिन इसने प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए थे। सैडलर आयोग ने 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम बना उसकी काफ़ी आलोचना भी की थी। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? स्कूल की जो शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। जैसे अपने होती है ना क्लास 1 से 12, उसके बाद में आता है कॉलेज। तो इसी प्रकार से 1 से 12 यानी स्कूल की जो शिक्षा है वो 12 साल की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, उसके बाद में ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले। इंटरमीडिएट महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। यानी जो लगभग अपने अब चल रहा है कुछ वैसा ही था ना। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की जो शिक्षा होगी वो 3 साल की होगी दोस्तों। माध्यमिक और इंटरमीडिएट संस्थाओं के प्रशासन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो। देखिएगा यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे बन जाएगा ना कि इनकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नींव कब पड़ी थी? तो सैडलर आयोग के अंतर्गत यहाँ पर आप इसका नाम देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सैडलर आयोग था। और महिला शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का भी गठन किया जाए। इसके सुझाव थे, इसकी मुख्य बातें थी। अब देखिए क्या है, दोबारा याद कर लीजिएगा। शिक्षा कितने साल की हो? 12 साल की हो। इंटरमीडिएट के बाद में ही विश्वविद्यालय में एडमिशन मिले। इंटरमीडिएट महाविद्यालय खोले जाए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक कितने साल की हो? 3 साल की हो। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माध्यमिक और इंटरमीडिएट संस्थाओं के प्रशासन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन कहाँ किया जा रहा है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ये भी इंपॉर्टेंट हमारी बात हो जाती है। इसमें भारतीय सदस्य जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी बात अपनी कर चुके हैं। 1917 में पटना विश्वविद्यालय खोला गया। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय खोला गया। 1920 में खोला गया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय। जितने आपको याद रह जाएं उतनी ही अच्छी बात है। इसके बाद में दोस्तों एक चरण अपना और रह जाता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। द्वैध शासन जो आया था उसके अंतर्गत जो शिक्षा है वो किस प्रकार से चली थी। 1919 की बात करें तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत शिक्षा विभाग को निर्वाचित मंत्रियों के अधीन कर दिया गया। यानी शिक्षा विभाग आज जैसे मंत्री है ना,
शिक्षा विभाग होता है, वैसे ही शिक्षा विभाग के निर्वाचित मंत्रियों के अधीन कर दिया गया शिक्षा विभाग को। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अनुदान था वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी सेंटर जो शिक्षा के लिए अनुदान दे रहा था वो अनुदान पैसा मिलना क्या हो गया, शिक्षा के लिए मिलना बंद हो गया। अब सरकार शिक्षा पे खर्च नहीं करेगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। एजुकेशन लेवल जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। कब से 1919 के बाद में दोस्तों, क्योंकि अब जो अनुदान दिया जा रहा था मंत्रियों के अधीन हो गया, अनुदान मिलना बंद हो गया। और अब समिति कौन सी आती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा समितियां ही हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्टोंग समिति की। 1929 में भारतीय परिणीत आयोग कौन सा है, भारतीय परिणीत आयोग ने सर फिलिप हार्टोंग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट हेतु एक सहायक समिति का गठन किया। ध्यान दीजिएगा कौन सा आयोग है, भारतीय परिणीत आयोग। कब की बात है, 1929 की। किसे नियुक्त किया, किसके नेतृत्व में, हार्टोंग के नेतृत्व में। शिक्षा के विकास पर एक रिपोर्ट के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। इसके हार्टोंग समिति जो सहायक समिति थी, इसके मुख्य बिंदु क्या थे, प्राथमिक शिक्षा जो है उसे राष्ट्रीय महत्व का मान लेना चाहिए। यानी ऐसा विषय मान ले जो राष्ट्रीय महत्व का है, यानी ये राष्ट्रीय महत्व हम कहें तो सबसे ज़्यादा जरूरी विषय हो गया। ग्रामीण स्तर पर विद्यार्थियों को मिडिल शिक्षा तक पहुंचने पर रोक देना चाहिए। ये अलग बात है ना, ग्रामीण स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको मिडिल शिक्षा तक पहुंचने पर रोक देना चाहिए, आगे उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं देना, बल्कि उनको व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए। अब यहाँ आप क्या समझ पा रहे हैं, शहरी बच्चे पढ़ेंगे, मिडिल शिक्षा तक पहुँचेंगे, लेकिन ग्रामीण जो है मिडिल तक पहुँच करके रुक जाएंगे। लेकिन ग्रामीण विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश नहीं देना, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने की इन्होंने हार्टोंग समिति ने सिफारिश की थी। और उच्च शिक्षा किसको देंगे, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, योग्य विद्यार्थी हैं, उनकी नज़र में उन्हें ही उच्च शिक्षा दी जाए। तो देखिएगा एक अजीब सी बात यहाँ पर आपको निकल करके देखने को मिलेगी कि एक तो प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मान लिया गया, और ग्रामीण स्तर पर जो एक अलग सी बात यहाँ पर की गई है कि उन्हें तो मिडिल शिक्षा तक पहुँचने पर ही रोक दिया जाए, उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं देना, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देनी है, योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दें। हार्टोंग समिति की सिफारिश पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो याद रखिएगा। इस समय भारत का वायसराय जो था वो इरविन था। ये इतना ही था, इस पर कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आपने देखा कैसा था। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की वर्धा योजना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका जो थी उनके अंकों में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, इसे ही वर्धा योजना कहते हैं। तो वर्धा योजना कब है, 1937। कौन लेके आया, तो गांधी जी। अलग से कुछ नहीं है, इन्होंने हरिजन की जो पत्रिका के अंक थे उन्होंने उसके अंदर ही शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, इसे ही हम वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया था, ये याद रखिएगा। वर्धा योजना का प्रारूप किसने तैयार किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था दोस्तों। वर्धा योजना का मूल सिद्धांत क्या था, हस्त उत्पादक कार्य था। वर्धा योजना का मूल सिद्धांत क्या था, हस्त उत्पादक कार्य करना, और हस्त उत्पादक कार्य करना, और इसके द्वारा जो है अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था भी की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रशासन का सुझाव दिया। यानी टीचर्स की ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, प्रशासन, इन सब की सुझाव गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। और उसका जो मूल सिद्धांत था वो हस्त उत्पादक कार्य था। टीचर्स को वेतन मिलने की बात भी यहाँ पर की गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक उनके मातृभाषा में ही अध्यापन करवाया जाना चाहिए। यानी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो को मानते हैं अपने
और ये योजना है सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण खटाई में पड़ गई, लेकिन 1947 के बाद सरकार ने इसके ऊपर विचार किया था। आज़ादी के बाद में इसके ऊपर विचार किया गया था। फिर हम बात करते हैं सार्जेंट योजना की। कौन सी योजना की? सार्जेंट योजना की। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट योजना के नाम से एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। ध्यान दीजिएगा, 1944 से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट योजना के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। सार्जेंट भारत में कौन थे? शिक्षा के सलाहकार थे, शिक्षा सलाहकार थे। ये योजना क्या कहती थी कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करें और 6 से 11, अभी 6 से 14 तक है ना, तो उस समय 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये पहली बार कब आया देख लीजिएगा, 6 से 14 या 6 से 11 की बात कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है। उसके नियम आपको सार्जेंट योजना में देखने को मिल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था। 11 से 17 वर्ष, 6 से 11 तक को तो फ्री एजुकेशन है, 11 से 17 के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। 2 प्रकार के उच्च विद्यालय की स्थापना की जाएगी, एक तो विद्या विषयक होगा और दूसरा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है बनाया जाएगा। एक तो विद्या के लिए है और दूसरा जो है वो किसके लिए है? व्यावसायिक शिक्षा के लिए है। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और अब हमारे खुद के जो प्रयास है वो शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश काल के अंदर, अंग्रेजों के राज के अंदर शिक्षा का जो है वो विकास होता है दोस्तों। अब एक आयोग अपने और देख लेते हैं, राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन जो है वो 1948 में किया गया। अब ये देखिएगा आज़ादी के बाद का हो गया ना, ब्रिटिश तो नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है, तो इसको यहीं पढ़ भी लेते हैं अपने। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में प्रस्तुत की। तो राधाकृष्णन आयोग किसकी अध्यक्षता में है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में गठित किया गया। 1949 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशें क्या थी? इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कॉलेज से पहले क्या हो? 12 साल का स्कूल हो, जैसा अभी हमारे चल रहा है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना चाहिए ताकि जो है केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी कानून उसके ऊपर बना सके, और इसी के आधार पर एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी हो जाती है। विश्वविद्यालय में अध्यापकों के द्वारा 180 दिन का शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अब देखिएगा कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, कितना सिस्टमेटिक होता जा रहा है सब कुछ। और इन्होंने ही सिफारिश की थी और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है वो कर दिया गया था। 1953 के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? 1953 के अंदर। प्राथमिक शिक्षा के 3 उद्देश्यों की बात करते हैं, सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ 3 है वहाँ क्वेश्चन है ही है, चौथा ऑप्शन बनाना आसान होता है, कुछ भी डाल देगा वो। फिर उसके बाद में एक और आयोग है, उसकी भी अपने बात कर लेते हैं, कोठारी आयोग। फिर दोहरा रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ब्रिटिश काल के दौरान, लेकिन हम उससे आगे भी 2 आयोग हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। कोठारी आयोग, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई 1964 में आयोग की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्यानुभव, जिसमें हाथ से काम करने के उत्पादन शामिल हो, उसको भी आरंभ करने के बाद जो है वो कोठारी आयोग में की गई थी। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? व्यावसायिक बनाने पर बल दिया गया था। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान और इससे संबंधित विज्ञानों को भी उच्च प्राथमिकता की बात कोठारी आयोग में की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो 1964 में किसकी अध्यक्षता में? कोठारी की अध्यक्षता में। समाज सेवा कार्यानुभव को इन्होंने इसमें जोड़ा है। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाने पर इनके द्वारा जो है बल दिया गया है।
विश्वविद्यालयों में एक ऐसी छोटी संस्था भी बनाई जाए जो उत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती हो। ये इनके आदर्श थे और अच्छी बातें थी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर हम अंतिम दौर में शिक्षा से संबंधित आयोग, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वुड स्पेस के समय डलहौजी, हंटर आयोग के समय रेपन, सेडलर आयोग के समय चेम्सफोर्ड, हार्टोंग के समय इरविन, सार्जेंट के समय लॉर्ड वेवेल, राधाकृष्णन के समय माउंटबेटन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने बड़े अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। ये टॉपिक हमारा पूरा होता है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, जितना अधिकतम था वो सारी चीज़ें हमने कर ली है। पीडीएफ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कर ही रखी है, तो उसके अंदर आपको चीज़ें सारी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।